वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 18वीं शताब्दी में यूरोप पर विभिन्न राजवंशों के सम्राटों का शासन था और उनके पास निरंकुश शक्तियां थीं। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के साथ-साथ उन्हें वंशानुगत विशेषाधिकार प्राप्त थे। फ्रांस में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आम लोगों की तरह कर नहीं देते थे। इसी संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रतीक थी। फ्रांस इन 18th सेंचुरी। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को एंसियन रेजिम कहा जाता था, जिसका अर्थ है पुरानी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत हर कोई किसी न किसी वर्ग का सदस्य होता था। सभी अधिकार और प्रतिष्ठा 3 वर्गों से प्राप्त होते थे: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और अन्य, जो तीसरे वर्ग से संबंधित थे। फ्रांस पर बारबन राजवंश के युवा राजा लुई 16 का शासन था। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राजा के पास पूर्ण शक्ति थी और वे विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। सरकार गरीबों पर कर लगाती थी, अमीरों पर नहीं। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़, जो खराब फसल के कारण भोजन की कमी से भूखी थी, अपने जीवन की परिस्थितियों से व्याकुल थी और अपने राजा और सरकार से नाराज थी, ने बैस्टिल किले, एक जेल पर धावा बोल दिया। बैस्टिल पर हमला विश्व के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। इस क्रांति के भड़कने के कई कारण थे। कंडीशंस ऑफ पीजेंट्री। फ्रांसीसी समाज का अधिकांश हिस्सा किसानों से बना था। किसान दास थे। उन्हें अपने जमींदारों के लिए सप्ताह में कुछ निश्चित दिन बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना पड़ता था। वे जमींदार की अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकते थे और ना ही अपनी जमीन बेच सकते थे। जमींदार कुछ सामंती कर वसूलते थे, जैसे कि रोटी पकाने के लिए भट्ठी का उपयोग करने पर भी शुल्क लगाने का अधिकार और किसानों के पास मौजूद भेड़ और मवेशियों पर कर। अनुमान है कि किसान अपनी कमाई का 80% विभिन्न कर संग्रहकर्ताओं को देता था। कलाई इल ने लिखा था कि उनमें से 1/3 के पास साल के 1/3 हिस्से के लिए खाने के लिए केवल घटिया किस्म के आलू होते थे। 3 स्टेट्स। फ्रांसीसी समाज में 3 मुख्य वर्ग थे: पादरी वर्ग, पुजारी, कुलीन वर्ग, भूमि मालिक और अभिजात वर्ग, और शेष आम लोग, जो विशेषाधिकारहीन वर्ग थे। पादरी और कुलीन वर्ग को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें राजशाही द्वारा लगाए गए विभिन्न करों से छूट प्राप्त थी। इन 3 वर्गों में से केवल तीसरे वर्ग को ही करों का बोझ उठाना पड़ा, क्योंकि अन्य 2 वर्गों को विशेष विशेषाधिकारों के कारण कर भुगतान से छूट प्राप्त थी। महत्वपूर्ण करों में दशमांश टैक्स शामिल था, जो विशेष रूप से चर्च द्वारा आम लोगों से वसूला जाता था। तैले टैक्स, जो किसानों द्वारा अदा किया जाता था। गैबल, नमक कर और तंबाकू पर कर। किसान अकेले सामंती नियमों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने बाहरी मदद और नेतृत्व की तलाश की
उभरता हुआ बुर्जुआ वर्ग चाहता था कि उनकी राजनीतिक सत्ता उनके आर्थिक दर्जे के अनुरूप हो। वे सरकार में अपनी बात रखना चाहते थे। इसीलिए बुर्जुआ वर्ग ने पहल की और फ्रांसीसी क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई। बुर्जुआ वर्ग में शिक्षित मध्यम वर्ग शामिल था। इस वर्ग में लेखक, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। फाइनेंशियल बैंकरप्सी। फ्रांस अपने पड़ोसी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ लगातार युद्ध में उलझा रहा, जिससे राजकोष पर भारी बोझ पड़ा। उसने ब्रिटेन और प्रशिया के साथ 7 वर्षीय युद्ध में भारी धनराशि खर्च की थी और ब्रिटेन के साथ अमेरिकी युद्ध के दौरान भी उससे कहीं अधिक खर्च किया गया। अमेरिकी उपनिवेशवादियों को फ्रांस द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता इतनी अधिक थी कि सरकार के पास वास्तव में उसे वहन करने की क्षमता नहीं थी। सरकार को ऋण पर उच्च ब्याज देना पड़ता था। बकाया चुकाने के लिए सरकार ने आम जनता पर और अधिक कर लगा दिए। कुलीन वर्ग और उच्च पादरी वर्ग कर छूट के अपने दावों को स्वेच्छा से त्याग कर राज्य को बचाने के लिए आगे आने में हिचकिचा रहे थे। दरबार की फिजूल खर्ची और लुई 16वें की अक्षमता ने मामलों को और भी जटिल बना दिया। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। 1789 की क्रांति से बहुत पहले ही विचारों के क्षेत्र में एक क्रांति आ चुकी थी। सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, जिन्हें फ्रांसीसी भाषा में फिलोसॉफ्स कहा जाता था, ने जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तर्क बुद्धि का प्रसार करने के प्रबोधन के आदर्श से प्रेरित थे। फ्रांसीसी क्रांति के सूत्रपात के लिए जमीन तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई। वोल्टेयर और रूसो के लेखन ने क्रांति को एक नई गति प्रदान की। मॉन्टेस्क्यू 1689 टू 1755 ने अपनी कीर्ति द स्पिरिट ऑफ लॉज में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की वकालत की और सत्ता के किसी एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होने का विरोध किया। वोल्टेयर 1694 टू 1778 ने अपनी कीर्ति द एज ऑफ लुईस 16वां में फ्रांसीसी लोगों के धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया और सम्राटों के शासनकाल में फ्रांसीसी प्रशासन की आलोचना की। रूसो 1712 टू 1768 ने अपनी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यह तर्क दिया कि शासक और शासित के बीच का संबंध एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट द्वारा बंधा होना चाहिए। यदि शासक देश पर न्यायपूर्ण ढंग से शासन करता है तो उसकी प्रजा उसका सम्मान करेगी। यदि वह अनुबंध का उल्लंघन करते हुए अन्यायपूर्ण ढंग से शासन करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक ने अपनी कीर्ति टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में दैवीय अधिकार और निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया। ये विचार डिडेरो और एनरसाई फ्लॉपिडिस्टो के लेखन में भी व्यक्त किए गए थे। रूसो अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रसिद्ध शुरुआती पंक्तियों के लिए जाने जाते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मई 1789 में एस्टेड्स जनरल की बैठक से हुई। सरकार की आर्थिक समस्याओं के कारण एस्टेट्स जनरल का आह्वान आवश्यक हो गया था।
पहले दो वर्गों अर्थात पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ने वर्साई के महल में आयोजित बैठक में 300 प्रतिनिधि भेजे थे, जबकि तीसरे वर्ग के 600 प्रतिनिधि, जिनमें मुख्य रूप से व्यापारी और शिक्षित सदस्य शामिल थे, उनके पीछे खड़े रहे। स्टेट्स जनरल में यह प्रश्न उठाया गया कि वे कैसे मतदान करेंगे। नियमानुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत प्राप्त था और लुई 16 में इसी व्यवस्था को जारी रखना चाहते थे। हालांकि तीसरा वर्ग चाहता था कि प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त हो। टेनिस कोर्ट ओथ। जब तीसरे वर्ग की यह मांग स्वीकार नहीं की गई, तो प्रतिनिधियों ने 17 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा का गठन किया। फिर उन्होंने स्टेट्स जनरल छोड़ दिया और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। उन्होंने टेनिस कोर्ट की शपथ ली, जिसके द्वारा वे सम्राट की शक्ति को सीमित करना और एक नया संविधान लागू करना चाहते थे। इस विरोध प्रदर्शन में उनका नेतृत्व मिराब्यू नामक एक कुलीन व्यक्ति और अब्बे सियेस नामक एक पादरी ने किया। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। जब तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि राष्ट्रीय सभा के गठन में व्यस्त थे, तब आम जनता आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से परेशान थी। वहीं धनी व्यापारी अनाज का भंडारण करने लगे थे। आक्रोशित महिलाएं बाजार में उतरने लगी। अशांति देखकर राजा ने सेना को पेरिस की सड़कों पर उतारने का आदेश दिया। इस कदम से क्रोधित होकर जनता ने पेरिस की महान जेल बैस्टिल पर धावा बोल दिया और किले को ध्वस्त करने के बाद 14 जुलाई 1789 को कैदियों को रिहा कर दिया। फ्रांस में 14 जुलाई को आज भी बैस्टिल दिवस या फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल असेंबली। बैस्टिल के पतन ने राष्ट्रीय सभा को देश में सामंतवाद को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। घटनाक्रम से विचलित होकर राजा ने भी राष्ट्रीय सभा के गठन को स्वीकार कर लिया। चर्च ने अपने विशेषाधिकार छोड़ने और कर प्रथा को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। 1791 में राष्ट्रीय सभा में संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसके द्वारा राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। इसमें 3 अलग-अलग अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का भी प्रस्ताव रखा गया। राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के एक समूह द्वारा किया जाता था। निर्वाचकों का चयन 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष नागरिकों द्वारा किया जाता था, जो कर अदा करते थे। इस प्रकार अधिकांश नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। राष्ट्रीय संविधान सभा ने संविधान तैयार किया। 26 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया। इसने राजतंत्र को कानून के शासन के अधीन कर दिया और व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारों को परिभाषित किया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति पर तब तक आरोप नहीं लगाया जाएगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा, जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित मामले न हो। खंड 7 और इस बात पर जोर दिया गया कि कर केवल आम सहमति से ही लगाए जा सकते हैं। खंड 14। खंड 1 में थॉमस जेफरसन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो यह घोषणा करता है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और अधिकारों के मामले में समान बने रहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेरिस के गरीब इलाकों की महिलाओं ने 20,000 सशस्त्र
पुरुषों के समर्थन से वर्साय महल पर धावा बोला। उन्होंने महल में घुसपैठ की और राजा को अपने साथ पेरिस लौटने के लिए मजबूर किया, जहां उन्हें सार्वजनिक निगरानी में रखा गया। कई महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय थीं। ओलंपे डी गौजेस मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों की घोषणा से असंतुष्ट थी, क्योंकि इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने महिला और नागरिक अधिकारों की घोषणा लिखी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए समानता की वकालत की। मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा में एक प्रस्तावना और 17 अनुच्छेद हैं। पहले अनुच्छेद में कहा गया है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और अधिकारों में समान होते हैं और हमेशा स्वतंत्र ही रहते हैं। घोषणा के अनुसार राजनीतिक संगठन का उद्देश्य इन अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, जिन्हें स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा और उत्पीड़न के प्रतिरोध के रूप में विस्तृत किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि संप्रभुता और कानून दोनों जन इच्छा से उत्पन्न होने चाहिए। यह अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और कानून के समक्ष समान व्यवहार पर जोर देता है। यह भी कहा गया है कि सभी नागरिकों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करों का भुगतान करना चाहिए। यह घोषणा 1791 के संविधान की प्रस्तावना के रूप में कार्य करती है। वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रोसिया। एक ओर जहां राजा संवैधानिक राजतंत्र के लिए सहमत हो गए, वहीं दूसरी ओर वे गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से मदद की गुहार लगा रहे थे। पड़ोसी राज्य फ्रांस में हो रहे घटनाक्रमों को चिंता से देख रहे थे। उन्हें डर था कि आम लोगों का विद्रोह राजाओं के शासन का अंत कर सकता है। इसीलिए उन्होंने क्रांति को रोकने के लिए अपनी सेनाएं फ्रांस भेज दी। इसी बीच राष्ट्रीय सभा ने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह सुनकर फ्रांस के विभिन्न हिस्सों के लोग विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट हो गए। मार्सिलो नगर से लोगों का एक समूह मार्सिलेज गीत गाते हुए पेरिस की ओर चल पड़ा। रोजेट डी लिस्ले द्वारा 1792 में रचित मार्सिले से फ्रांसीसी सैनिकों के लिए एक गीत को लॉ मार्सिलेज के नाम से जाना जाने लगा। 14 जुलाई 1795 को पारित एक अध्यादेश द्वारा इसे फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित किया गया। फॉर्मेशन ऑफ क्लब्स। राष्ट्रीय सभा के गठन के बाद भी आम जनता का संघर्ष जारी रहा। अधिकांश लोग सभा को धनी व्यक्तियों का स्थान मानते थे, क्योंकि आम लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। पेरिस में नई सशस्त्र शक्ति मध्यम वर्ग से भर्ती की गई राष्ट्रीय गार्ड के हाथों में थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में आधिकारिक फ्रांसीसी सलाहकार रहे लाफायेट इसके प्रमुख थे। जब राजा, पूर्व अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और पेरिस की जनता ने संयुक्त रूप से बैस्टिल के पतन की पहली वर्षगांठ को एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया, तो मुक्ति और उत्साह की भावना का व्यापक प्रसार हुआ। लेकिन एकता की यह भावना अधिक समय तक नहीं टिकी। असंतुष्ट लोगों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब बनाने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक क्लब, जैकोबिन क्लब, पेरिस में लोकप्रिय हुआ। इसके सदस्य समाज के गरीब तबके से थे, छोटे व्यापारी, कारीगर, नौकर और दिहाड़ी मजदूर। इनके नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। जैकोबिन क्लब के अधिकांश सदस्य लंबी धारीदार पातलून पहनते थे, जबकि कुलीन वर्ग आमतौर पर घुटनों तक की पैंट पहनता था। उनसे अलग दिखने के लिए उन्होंने खुद को घुटने की पट्टी न खोलने वाले लोग सेंस कुलॉट्स कहा।
कॉर्डेलियर क्लब में एक और वकील का दबदबा था। गिरोंडिन्स एंड जैकोबिन्स। लफायेट के संवैधानिक शासन ने 2 वर्षों तक राजनीतिक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा। जून 1791 में राजा द्वारा पेरिस से भागकर सीमा पार एकत्रित हो रही प्रतिक्रांतिकारी सेनाओं में शामिल होने का प्रयास स्थानीय मिलिशिया द्वारा विफल कर दिया गया। फिर भी खाद्य पदार्थों की कमी, बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी ने कारीगरों, व्यापारियों और मजदूरों को हताशा की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। दमनकारी उपाय बढ़ते जन आंदोलन को रोक नहीं सके। सरकार चला रहे उदारवादियों में आपस में फूट पड़ गई। जैकोबिन क्लब के भीतर गिरोंडिन नामक एक समूह, जिसे ब्रिसोटिन उनके एक नेता ब्रिसोट के नाम से भी जाना जाता था, रोबेस्पियर और टेंडन की तुलना में कम कट्टरपंथी था। हालांकि उनके बीच मतभेद थे। रोबेस्पियर को छोड़कर सभी का मानना था कि विदेशी शक्तियों के खिलाफ युद्ध से मदद मिलेगी। हालांकि रोबेस्पियर का तर्क था कि युद्ध प्रतिक्रांति का द्वार खोल देगा, लेकिन वह गिरोंडिनों को राजा के साथ सरकार बनाने पर सहमत होने और फिर अप्रैल 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया पर युद्ध की घोषणा करने से नहीं रोक सका। नेशनल कॉन्वेंशन। गिरोंडिन्स की योजना पूरी तरह विफल हो गई। जैकोबिन क्लब के क्रोधित सदस्यों ने लुई 16वें के आधिकारिक निवास ट्यूलरिज महल पर धावा बोल दिया और उसे लूट लिया। उन्होंने पहरेदारों को मार डाला और राजा को बंदी बना लिया। कॉन्वेंशन नामक एक नई सभा ने मतदान किया कि राजा को कैद कर लिया जाए और देश के नेता का चुनाव करने के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाए। इस चुनाव में धन और सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के 21 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिला। सितंबर मैस्केयर्स। राजशाही के तख्तापलट के बाद लोगों को लगा कि जेलों में बंद राजनीतिक कैदी क्रांति विरोधियों की किसी साजिश में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए भीड़ ने जेलों पर धावा बोल दिया और जिन्हें भी उन्होंने राजशाही समर्थक समझा, उन्हें बिना किसी सुनवाई के मार डाला। 2 सितंबर 1792 को पेरिस की अबे जेल से शुरू हुआ यह सिलसिला अगले 4 दिनों तक शहर की दूसरी जेलों में भी जारी रहा। कुल मिलाकर इस घटना में लगभग 1200 कैदी मारे गए। इस घटना को बाद में सितंबर नरसंहार के नाम से जाना गया। क्रांति की भयावहता के सबूत के तौर पर इस सितंबर नरसंहार का प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया गया। गिरोंडिन्स ने इसके लिए अपने अधिक कट्टरपंथी विरोधियों, विशेष रूप से मारात, दांते और रोबेस्पियर को दोषी ठहराया। वर्क ऑफ द नेशनल कॉन्वेंशन। 20 सितंबर 1792 को क्रांतिकारी सेना ने वाल्बी में आक्रमणकारी सेनाओं को रोक दिया। अगले दिन नवगठबंधन ने राजशाही को समाप्त कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। राजा लुई 16वें को जन न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया और 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन से मृत्यु दंड दिया गया। उनका अपराध अपने ही लोगों के खिलाफ विदेशियों से मदद की अपील करना था। इसके कुछ ही समय बाद मैरी एंटोनेट का भी सिर कलम कर दिया गया। शहरों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ती भुखमरी के बीच पेरिस वासियों ने कीमतों को नियंत्रित करने
लोगों को खिलाने के लिए अनाज की आपूर्ति बनाए रखने और जमाखोरों को सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पेरिस की जनता की जायज मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने के बजाय कॉन्वेंशन ने आंदोलनकारी जनता पर हमला करने के लिए सेना का इस्तेमाल किया। सेना को लगातार हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उसका कमांडर दुश्मन के साथ मिल गया। फ्रांस के पश्चिम में वांदे क्षेत्र के निराश किसानों ने राजशाही समर्थक विद्रोह में भाग लिया। अंततः उदारवादियों और राजशाही समर्थकों 29 मई 1793 ने मिलकर ल्योन्स पर कब्जा कर लिया, जहां रेशम उद्योग फल फूल रहा था और जर्मनी और इटली के धनी व्यापारी बस गए थे। रूल ऑफ जैकोबिन्स। रॉबेस्पियर पिछले 4 वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने तानाशाही शासन शुरू किया। जैकोबिनों ने गिरोंडीन नेताओं को गिलोटिन सिर कलम करने वाली मशीन के हवाले कर दिया। डेंटन का भी सिर कलम कर दिया गया। 1793 और 1794 के बीच का समय क्रांतिकारी सुधारों का दौर था। 4 फरवरी 1794 को जैकोबिन प्रभुत्व वाली कॉन्वेंशन ने सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों में दास प्रथा के उन्मूलन का फरमान जारी किया। रॉबेस्पियर ने लोगों की मजदूरी पर अधिकतम सीमा लगा दी। रोटी और मांस जैसी खाद्य वस्तुओं का राशन तय किया गया। कृषि उत्पादों की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की गई। सर और मैडम के स्थान पर पुरुष नागरिक और महिला नागरिक शब्द का प्रयोग शुरू किया गया। गिर जागरो जैसे धार्मिक स्थलों को सेना की बैरकों में परिवर्तित कर दिया गया। सरकार के कट्टरपंथी रवैये और समाज के निचले तबके में व्याप्त असंतोष से नाराज होकर रॉबेस्पियर की अपनी ही पार्टी के सदस्य उनके खिलाफ हो गए। उन्हें दोषी ठहराया गया और अंततः 1794 में उन्हें फांसी दे दी गई। द डायरेक्टरी। रॉबेस्पियर को सत्ता से बेदखल करने वाले सहयोगी लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक पाए। क्रांति से नफरत करने वाले लोग पेरिस की सड़कों पर उतरने लगे और क्रांतिकारी आदर्शों का बचाव करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने लगे। अप्रैल और मई 1795 में 2 विद्रोह हुए, लेकिन थर्मिडोरियन नामक नए राजनीतिक समूह के प्रति वफादार बलों ने उन्हें कुचल दिया। प्रवासी देश लौटने लगे और यह दावा करने लगे कि राजशाही जल्द ही बहाल हो जाएगी। प्रवासी वे व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर चले जाते हैं, राजनीतिक कारणों से एक देश छोड़कर दूसरे देश में बसने वाले लोग होते हैं। वर्तमान संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति के बाद के वर्षों में फ्रांस से भागकर आए कुलीनों और उत्प्रवासी कहा जाने लगा। अक्टूबर 1795 में राजशाही समर्थकों ने पेरिस में अपना विद्रोह कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक विद्रोही अधिकारी और पूर्व जैकोबिन के नेतृत्व में सेना उनकी सहायता के लिए आई। रक्तपात के भय से थर्मिडोरियनों ने 5 सदस्यीय निदेशक मंडल के हाथों में सत्ता केंद्रित करने पर सहमति जताई। 4 वर्षों में किसी न किसी बहाने से नेपोलियन ने सत्ता हासिल कर ली। 1799 में नेपोलियन ने तख्ता पलट किया, जिससे उसे तानाशाही शक्ति प्राप्त हो गई। 1804 में नेपोलियन ने पोप से फ्रांस के सम्राट के रूप में ताजपोशी कार्रवाई। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन क्रांति की विरासत एक बड़ा हिस्सा आधुनिक दुनिया को आकार देने के लिए जीवित रहा। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन।
फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में गहरा प्रभाव डाला और 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में दुनिया भर में उपनिवेशवाद विरोधी बुद्धिजीवियों और आंदोलनों को भी प्रेरित किया। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में लुई 16वें के शासन का अंत कर दिया। इससे सामाजिक असमानता कम हुई। जन्म के आधार पर समाज के कुछ वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकारों में कटौती की गई। इसने चुनावी अधिकारों के साथ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत की। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। हालांकि इसे पूरी तरह से समाप्त होने में कुछ और वर्ष लग गए। चर्च ने अपनी सर्वोच्चता खो दी और वह राज्य के अधीन हो गया। आस्था की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता अस्थायी रूप से कायम हो गई। मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों की घोषणा ने व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों के महत्व को उजागर किया। सरकार के 3 अंग अर्थात विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका का महत्व बढ़ गया और उसने एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखा। इसने एक ही प्राधिकरण के अधीन शक्ति के केंद्रीकरण को समाप्त कर दिया। पूरे यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को निरंकुश शासन को समाप्त करने और एक समतावादी समाज की स्थापना की आशा दी। धन्यवाद।